एक बैटलफील्ड पर जहां हर कोई मारा पड़ा है, किड चलता हुआ आगे आता है और कोई उससे पूछता है कि क्या वह ऐश है। वो कहता है कि उसने तो उसे ईस्टर्न रीजन की कमान सौंपी थी, तो फिर वो यहाँ क्या कर रहा है। और ऐश तो पूरी तरह से पिट चुका है, पर वो कहता है कि वो यहाँ उसे खत्म करने आया है। ब्लॉन्ड बंदा पीछे मुड़ता है, उसे घूरता है और ऐश कहता है कि शुरू से ही ऐसा लग रहा था जैसे वो ऐश की यूनिट को डिस्ट्रैक्शन के तौर पर भेजकर बस उन्हें मारना चाहता था। वो अपने फादर से पूछता है कि क्या उसने सही समझा। ब्लॉन्ड उसकी तरफ देखता है और कहता है, मेरे इडियट बेटे, तुम्हारी विल पावर का यही एक यूज था। उसने उसे ऐश आर्म बुलाया। मैन, क्या मुश्किल नाम है। एल्मियन फैमिली कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल मार्शल हाउस थी, जिन्होंने रॉयल फैमिली के गार्डियंस के तौर पर अपनी तलवारें अर्पित की थीं, और इसका हेड रॉड्रिक एल्मियन था, जो इस कंट्री में 7 विंग्स का अकेला पोसेसर था। एकदम चांस की बात थी, जब प्रोटैगनिस्ट बर्फ में अकेला मर रहा था तो इस बंदे ने उसे बचाया था। उसने उस डेट को चुकाने के लिए सब कुछ किया, पर खैर, लगता है टैलेंट फैक्टर तो बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट था। एक बच्चा जिसकी आंखें ड्रॉ नहीं की गई हैं, उससे कहता है कि इतना कॉन्फिडेंट मत बनो। उसकी वो विल पावर बिना किसी मार्क के यूजलेस है। उसके पास अपने फादर को अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए विंग्स नहीं थे। विंग्स जो लिटरली पीठ पर बने विंग टैटूज थे, जो दर्शाते थे कि किसी में कितनी मैजिकल पावर है, और फैमिली में वही अकेला था जिसके पास कोई विंग्स नहीं थे। उसका निकनेम बेसिकली विंगलेस वन था। फिर भी वो हर दिन कड़ी ट्रेनिंग करता रहा, जमीन पर मुंह रखकर पसीना बहाता रहा। किड ने खुद को पूरी तरह निचोड़ दिया, ये विश्वास करते हुए कि डेडिकेशन उसे एक दिन रिवॉर्ड जरूर देगी। वो पूरे रॉकली आग से गुजरा और उसे कुछ नहीं मिला। डैम, वो वहां पेड़ों के बीच छुपा है, आती हुई आर्मी को देख रहा है। तभी उस पर एम्बुश हुआ। वापस अपने फादर के पास, वो कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा। उसने उसको फॉलो किया और अब तक उस पर ट्रस्ट किया, तो क्या अब वो यही आंसर देने वाला है। ब्लॉन्ड पूछता है कि एक टूल से क्या डिफरेंट एक्सपेक्ट किया जाता है। उसका काम खत्म हो गया है, इसलिए अब उसके जाने का वक्त आ गया है। प्रोटैगनिस्ट चार्ज करता है, पर मैन, हमें चाहिए कि वो रीइनकार्नेट हो ताकि उसमें टैलेंट आ सके। तो आउटकम तो प्रीटी ऑब्वियस है। वो अपनी ह्यूज सोर्ड सीधा अपने फादर की गर्दन पर चलाता है और क्लीन हिट करता है। जीज, अब ये ह्यूमिलिएशन है। फादर उस फिल्दी थिंग के अटैक को डॉज करने की कोशिश भी नहीं करता, और ठीक उसके बाद किड चेन से बंध जाता है। और माय गॉड, कितनी ब्रूटल तरह से उसके लेग्स और आर्म्स कट ऑफ हो जाते हैं। या वो पेन में चिल्लाता है, जमीन पर गिरता है, सब कुछ रेड कर देता है। पोर गाय। और उसके ब्रदर्स भी हैं जो उससे कह रहे हैं कि इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। इन दी एंड उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था, पर बिना विंग्स वाला कोई भी यूजलेस है। वो घूर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसे जमीन पर क्रॉल करते हुए देखना उस पर परफेक्टली फिट बैठता है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है जैसे, पर अगर तुम मुझे मारने ही वाले थे तो मुझे बचाया क्यों? तुम मुझे बर्फ में वहां छोड़ सकते थे। फादर आगे आता है और कहता है कि शुरू से ही उसने अपना पर्पस पूरा कर दिया था। जो फादर चाहता था वो 7 विंग्स की पावर थी, जो उस बॉडी के अंदर सो रही थी। प्रोटैगनिस्ट समझ नहीं पाता, और बंदा कहता है कि उसकी माँ यूजफुल थी। मैन, तो क्या वो उसका रियल फादर भी है? अब मैं कंफ्यूज्ड हूं। फादर कहता है कि वो बिच सिर्फ उस सीड को बर्थ देने के लिए गुड थी जो उसे चाहिए था। उसके बाद वो चली गई और उस लड़के को पॉप्सिकल बनने के लिए छोड़ दिया। हालांकि इससे पहले उन्होंने उसे एक लास्ट स्टेप दिया था। जब हमारा लड़का रॉड्रिक से आंसर डिमांड करता है तो सब पहले ही ओवर हो चुका होता है। बर्फ में सिर्फ उसका लिटिल हैंड होता है जो कहता है कि ठंड लग रही है, और पूछता है कि क्या वो यही मरेगा। इन दी एंड उसने सर्वाइव करने के लिए सब कुछ जरूरी किया, पर ये इनफ नहीं था। वो खुद को व्हाइट लाइट के एक प्योर वॉइड में पाता है जो स्लाइटली वार्म है, और सोचता है कि क्या ये मौत के बाद की दुनिया है। चबी लिटिल हेड, ऐसा लग रहा है जैसे बेबी के आने का वक्त हो गया है। मैन, वो खांसता है और रियलाइज करता है कि वो वॉइड में नहीं है, ये रियलिटी है। पर वो कहाँ है? वो अपना टो विगल करता है और देखता है कि उसका फुट अब टाइनी है और उसका हैंड भी। ये सब उसे एक बेबी जैसा बनाता है। फिर उसे रियलाइज होता है कि वो सच में एक बेबी है, और जब वो साइड में देखता है वहां वो रैट ईटर है जिसने उसे लाइफ दी थी। इस पर लगता है कि उसने पहले से ही कोई सर्चेबिलिटी यूज की है, और उसे पास में हॉर्स बैक पर कुछ लोग चिल्लाते हुए सुनाई देते हैं, हमें उस बिच को ढूंढना होगा। वो इस फॉग में ज्यादा दूर नहीं जा सकती। लॉर्ड रॉड्रिक ने कहा, हमें उस किड को वापस लाना होगा। तभी प्रोटैगनिस्ट को पता चलता है कि कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं था। पर होल्ड ऑन, चल क्या रहा है? उसने कहा, रॉड्रिक को एक बेबी चाहिए, वो लोग उसको ढूंढ रहे हैं। तभी उसे क्लिक होता है, वो भी एक स्नोई नाइट में बेबी के रूप में मिला था। क्या बाय एनी चांस वो पास में रिटर्न हो गया है? नो वे, ये मैना जॉनर में कंप्लीटली यूनिक होगा। सर्चेबिलिटी अभी भी एक्टिव है। वो वुमन के आर्म से फ्री होने की कोशिश कर रहा है। श्योर है कि अगर वो वहां से नहीं निकला तो वो उस बंदे के हाथों में पड़ जाएगा। किड अपना सारा माना यूज कर रहा है। कौन जानता है कि ये कहां से आ रहा है। उसकी लिटिल बॉडी ऐसी लग रही है जैसे फ्लेम्स में जल रही हो। वो बर्फ के थ्रू क्रॉल करने में मैनेज कर लेता है, पर वो एक ट्रेल भी छोड़ रहा है जिसे बाद में ट्रैक करना इजी होगा। ऑब्वियसली सांस लेना हार्ड है और उसे लगता है कि उसके सारे लिम्स जल रहे हैं। वो ऑलरेडी दूसरी लाइफ में है, पर एक ही चीज जो वो कर सकता है वो है क्रॉल करते रहना। फिर भी वो स्वेयर करता है कि वो उस डैम रॉड्रिक को एंड करने के लिए कुछ करेगा, और तभी वो पास आउट हो जाता है। कौन लगता है कि ये सैक ऑफ बिच इतनी दूर तक पहुंच गया है कि कोई और उसके करीब आ सके। एक गर्ल पीछे देखती है, प्रीस्ट को बुलाती है और उससे कहती है कि इस लिटिल सैक ऑफ क्रैप को देखे। कुछ विजिटेड नाम है और वो कंफ्यूज लग रहा है। वो उस 3 किलो की पूप को उठाता है और सोचता है कि ऐसी जगह पर एक चाइल्ड क्यों है। तभी उसे नोटिस होता है कि किड ने एक्चुअली अच्छी डिस्टेंस क्रॉल की है। डैम, पर फिर वो सब बहुत हाइप्ड हो जाते हैं। किड ने 5 सॉकर फील्ड ब्लॉक्स तक क्रॉल किया। मैन, वो प्रोटैगनिस्ट है, वही वो कह रहे हैं। वो कहता है, डैम, ये लिटिल सैक ऑफ बिच स्ट्रांग है डूड। नेक्स्ट चैप्टर, एक और चाइल्ड है जो सोच रहा है कि वो कौन है और ये बेबी कौन है, क्योंकि लगता है कि वो उसे ढूंढने आई थी। फिर उसकी नोज पिंच की जाती है। याइक्स, टन्स ऑफ किड्स। वो एक ऑर्फनेज गया आई थिंक, या शायद एक फादर भी हो जो वहां बाहर है, दुनिया में अपना सीड फैला रहा है।
सारे किड्स कह रहे हैं कि लिटिल बॉय अभी उठा है और उन्हें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। मैन, मैं स्केर्ड हूं। लगता है उसके पास ऑलरेडी 5 सिस्टर्स हैं। अभी के लिए वो किड्स हैं, राइट? पर हर कोई ग्रो अप होने वाला है। प्रोटैगनिस्ट एक गर्ल की आर्म्स में है। वो पहले से ही रिगल करके फ्री हो सकता है और बोल्टिंग करने की कोशिश करता है। लिटिल गर्ल्स भाग कर आती हैं। वेट, वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। डूड, किड ने कोई ऑरा एक्टिवेट किया और स्काई में शूट अप हो गया। क्या हुआ? उसने अपने माना का कंट्रोल खो दिया और दूर फेंक दिया गया। उसे लगता है कि वो गिर जाएगा, पर एक बंदा उसे बचाता है। कहता है ये बॉय स्ट्रेंजली मिस्टीरियस है, और फिर प्रोटैगनिस्ट उसे पहचान लेता है। हैफ्रीड यहाँ है, रॉड्रिक का ओल्डर ब्रदर, वही बंदा जिसने पास्ट लाइफ में उसे फिनिश ऑफ किया था। ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि शायद वो एलन हाउस होल्ड में है। वो जानता है कि ये बंदा अपने 2 विंग्स के साथ पावरफुल माना जाता था और रॉड्रिक की साइड में रहता था। एक ऐसा बंदा जो रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट करने वालों में भी शामिल था। हालांकि वो सिविल वॉर में मर गया, जिसके कारण उसकी हाउस कोलैप्स हो गई। वेट, तो क्या वो सच में सब डॉटर्स हैं? होल्ड ऑन, तो वो ऑर्फनेज एक्चुअली उसका हाउस है जो इस तरह की डॉटर्स से भरा है? बंदा सच में अनस्टॉपेबल मशीन प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट ने अपना हैंड फेस पर रखा है। सोच रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है कि वो उस पर्सन के ओल्डर ब्रदर के हाथों में आ गया, पर अब वो वुमन के आर्म्स में है, और वो जानना चाहती है कि एक चाइल्ड के पास इतनी मैजिक पावर होना कैसे पॉसिबल है कि वो इस तरह फ्लाई कर सके। फिर वो उसे एक स्वीट लुक देती है और फोरहेड पर एक लिटिल किस देती है। कहती है कि वो स्कैर्ड था। अपेरेंटली वो लिटिल सैक ऑफ क्रैप सिर्फ घूर रहा है, जबकि हैफ्रीड के बिग हैंड के साथ एक स्लाइट स्मर्क है। कह रहा है इस बॉय के पास ट्रेमेंडस पावर है। उसके बैक पर बना वो ट्राइबल टैटू ये क्लियर कर देता है। प्रोटैगनिस्ट समझ नहीं पाता कि उसके बैक पर ये सब क्यों है। तभी उसे याद आता है कि उसके फादर ने कुछ कहा था कि उसने स्टार्स खो दिए हैं या कुछ वैसा ही। अब उसे समझ आता है इस बंदे ने उसे सिर्फ उससे चोरी करने के लिए रेस्क्यू किया था। लिटिल किड फ्यूरियस है, जबकि मदर अपने हस्बैंड की तरफ देखती है और पूछती है तो अब हम इस फंको पॉप का क्या करें? प्रोटैगनिस्ट अनईजी है। वो नहीं चाहता था कि उसकी पावर दोबारा उस फैमिली के उन बास्टर्ड्स के हाथों में पड़े। उसे रिवेंज लेने के लिए उसकी जरूरत थी। पर फिर वो हैफ्रीड बंदा कहता है राइट कि वो उसे एक सन के तौर पर अडॉप्ट करने वाला है। ये ईजी है ना? जब आपको पता चले कि आपके हाथ में एक इलॉन मस्क लग गया है मैन, आप इस किड के साथ बिलियनेयर बनने वाले हो जिसके बैक पर 7 विंग्स हैं। मैं भी उसे अडॉप्ट कर लेता। हर कोई उसे अडॉप्ट कर लेता। चलो इस लिटिल बैग ऑफ क्रैप को अडॉप्ट करते हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। पर तभी डॉटर्स उसे जमीन पर ऐसे फेंक देती हैं जैसे वो इडियट हो, और वो पूछता है कि क्या वो सुन भी रही थी। लगता है फादर एक सन लेने की कोशिश कर रहा था, राइट? तो ये फेट भी था, उस पर ब्लेम नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि उसने ट्राई नहीं किया। इस बंदे के पास 5 डॉटर्स हैं अपेरेंटली, और अब वो सब वहां ये जानना चाहती हैं कि इस बार ये बिग हेडेड वाला कौन है। कम ऑन मॉम, इस फंको पॉप का नाम क्या है? वो कहती है कि इसका नाम एस्टर होने वाला है। तो पास्ट लाइफ में उसका नाम ऐश था, राइट? नाम चेंज कर लिया। व्हाटएवर, किसको आइडेंटिटी चाहिए? देयर यू गो मैन, मुझे ऐसा ही पसंद है। 10 इयर्स बाद हैफ्रीड एक सेकंड के लिए भी एज नहीं हुआ है। वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे लास्ट सीन में था। हमें कैरेज से ब्लैक हेयर निकलते हुए दिख रहे हैं। ये हमारा लड़का है 10 साल की उम्र में, जो खुद को सन वुकोंग समझ रहा है और रिलीज करते हुए। ऑल जेंटलमैनली हैंड्स बैक के पीछे हैं। गेट आउट ऑफ हियर यू लिटिल बिग हेड। ये उन सब में सबसे फॉर्मर स्मॉलेस्ट फंको पॉप है। एस्टर को थैंक यू बोल रहा है। हम पहले ही बात कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। जस्ट हाउ आई लाइक इट। स्वॉर्ड डांस फेस्टिवल, हाउस आइलैंड्स का एनुअल इवेंट, सारी नोबल फैमिलीज के लिए एक सोशल गैदरिंग, रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करने की एक जगह, पर साथ ही नेक्स्ट जनरेशन की स्वॉर्ड्समैनशिप दिखाने की भी एक जगह। ये वही जगह है जहां बहुतों को ह्यूमिलिएटेड और इंटिमिडेटेड किया गया था। जब वो वहां से गुजरते हैं तो वहां कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। देखो, वो लोग हाइडीज हाउस के हैं। वो यहां एम्बैरेस्ड होने आए हैं। बंच ऑफ ट्रैश। मैंने सुना उन्होंने एक फंको पॉप को अडॉप्ट किया है। वही वियर्ड किड होगा। हालांकि उसे बोलती है कि इस पे ध्यान न दे। उस जगह पर वीकनेस को किसी भी हाल में क्रश कर दिया जाता था। वो ऐसा कहती है, पर वो देख सकता है कि वो पूरी शेकी हो रही है। और हैफ्रीड कहता है कि उनकी हाउस की पोजीशन अभी यही है। वो चाहता था कि उन्हें पता चले कि उन्हें कैसे ट्रीट किया जाता है। लगता है कि वो डिसअपॉइंटेड है। प्रोटैगनिस्ट कहता है नहीं, चीजों को फन होने के लिए ये बेयर मिनिमम है। हैफ्रीड हंसता है और कहता है कि ये सुनकर अच्छा लगा। प्रोटैगनिस्ट याद करता है ठीक अपनी पास्ट लाइफ में उस हाउस की डिसग्रेस के रूप में। ऑब्वियसली उसे वहां हर साल ह्यूमिलिएट किया जाता था। ये बिटर मेमोरीज की जगह है, पर अब किड की बैक पर टैटू है और रिवेंज का दिन आ गया है। ऊपर एक लिटिल विंडो में देखो कौन है। कॉर्न्स और 1 और 2, वो बास्टर्ड्स जिन्होंने उसके आर्म्स और लेग्स कट ऑफ किए थे। और लिटिल प्रोटैगनिस्ट इस इवेंट में एक स्पेक्टेकुलर डेब्यू करने के लिए ईगर है। अरीना के मिडिल में एक ऑनेस्ट एक्सचेंज चल रहा है। एक ऐसे एरा में जहां नाइट्स का राज सुप्रीम होता है, वहां स्ट्रेंथ और ग्रेस होना क्रूशल था। स्ट्रेंथ स्वॉर्ड्समैनशिप के थ्रू दिखाई जाती थी और ग्रेस रिकग्निशन के थ्रू। ओके, मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि तुम लोग वहां डांस करने वाले हो। हालांकि ये एक डांस फेस्टिवल ही है, राइट? वहां बंदे अटैक पर हैं। दोनों रश करते हैं। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि स्ट्रेंथ और उस सो कॉल्ड ग्रेस को पाने का सीक्रेट ब्लेड पर आने वाली एनर्जी है। फिर वो बंदा स्विंग करता है और दूसरे बंदे की स्वॉर्ड को शैटर कर देता है। ऑब्वियसली हम उसके हैंड में उन लिटिल विंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। उसने उन्हें अपने हैंड में पकड़ा है। मुझे लगा ये सिर्फ उसकी बैक पर ही था। एल्फीन वहां कह रही है कि ये हमेशा की तरह इंप्रेसिव है। इसी वजह से बाकी सिस्टर्स तो आना भी नहीं चाहती थी। मीनिंग वो लोग यहाँ सिर्फ सकअप करने के लिए आए हैं। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा डाउनकास्ट है। उस रूटीन ह्यूमिलिएशन को याद करते हुए जब वो स्वॉर्ड ड्यूल्स में हिस्सा लेता था और उसकी स्वॉर्ड टूट जाती थी क्योंकि दूसरे बंदे की स्वॉर्ड ज्यादा टफ होती थी। पर इस लाइफ में सब कुछ बदल गया। एल्फिन पूछती है कि क्या चल रहा है। वो नर्वस है। उसे समझ आता है, पर उसे काम डाउन होना होगा।
ये उसका फर्स्ट स्वॉर्ड डांस फेस्टिवल है, पर वो स्माइल कर रहा है, कह रहा है कि उसे नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है। उसी मोमेंट पर हेफ्रिड कहता है कि उसे अडल्ट्स गैदरिंग के लिए बाहर जाना होगा, तो वो एल्फाइन को उसकी केयर में छोड़ जाएगा। वो अपने फादर से कहती है कि ऐसी चीजें बनाना बंद करें। वो एस्टर से ओल्डर है, वही है जो उसकी देखभाल करेगी। और हेफ्रिड कहता है, यू लिटिल बास्टर्ड, ये जगह तुम्हारी एज के किड्स से भरी है, तो जाओ और अपने कनेक्शंस बिल्ड करो, कुछ नेटवर्किंग करो। मैंने तुम्हें बर्फ से उठाया क्योंकि तुम एक इलॉन मस्क किड हो, हाँ, पर किसी को ये पता मत चलने देना कि तुम्हारे पास 7 विंग्स हैं, वरना वो तुम्हें मारना चाहेंगे बॉय। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ये अच्छा है कि उसने उन्हें हेड्स अप दिया, पर उसे हर तरफ से घूरा जा रहा है। ऐसे हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर में सोशलाइज करना हार्ड होगा। वो वहां से चला जाता है और फौरन उस सिस्टर को पीछे छोड़ देता है जिसकी देखभाल करने को उसके फादर ने 10 सेकंड्स पहले कहा था। वो कहता है कि वो फ्रेंड्स बनाने जा रहा है। सोफा पर 2 पुशओवर्स बैठे हैं और रेड हेड वाला पूछता है कि वो कौन है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ब्रदर डैरियस से मिलकर खुशी हुई। उसे एस्टर एलन कहा जाता है, यंगर ब्रदर। उसने उसे दूर से देखा और हाय बोलने आया। रेड हेड वाला एक लिटिल लाफ देता है, तो वो वही अडॉप्टेड इडियट है जो बर्फ में मिला था, पुअर एज हेल। वो बंदा पहले ही फुल जोकर बन रहा है, कह रहा है कि उसके जैसे किसी पर फैमिली नेम लगाना क्रेजी है। प्रोटैगनिस्ट को अच्छी तरह याद है कि डैरियस और ग्रियन कौन है, इस हाउस के 2 लेजिटिमेट सन्स और वही 2 पुशओवर्स जिन्होंने पास्ट लाइफ में उसे मारा था। ये सोचना कि वो उन दोनों से डरता था, इन द एंड ये अनडिनाइबल है। वो सिर्फ किड्स हैं जो अडल्ट्स बनने का दिखावा कर रहे हैं। फिर एल्फिन उसे बुलाती है और कहती है, दैट्स इनफ, उसने ऑलरेडी हाई बोल दिया है, तो अब जाने का वक्त हो गया है। पर अब उसका एनिमी शो अप करता है, राइट? कोई एल्फाइन को आवाज लगाता है, नो, मुझे लगा वो कोई और था, पर ये रेड हेड बंदा है। और वो कहता है कि अपेरेंटली आज वो अपने फादर के पीछे नहीं छुप रही है, तो कैसा रहेगा अगर वो उन्हें वहां एंटरटेन करना शुरू करे। ये मेन हाउस का ऑर्डर है। मैन, तुम किड्स की थ्रेट्स कुछ ज्यादा ही मैच्योर हैं, आई डोंट नो। बोलो कि तुम उसको गिराओगे, उसे अगली बुलाओगे, उसकी गम चुराओगे, पर थोड़ा टोन डाउन करते हैं। अल्फीन हालांकि डरती नहीं है। वो कहती है कि हाउसेस के बीच कोई मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप नहीं है, तो वो रिफ्यूज करती है। वो प्रोटैगनिस्ट को खींचती है और उसे चलने के लिए कहती है। वो रिफ्यूज करने वाला था, पर उसको कांपते हुए देखकर वो जाने का डिसाइड करता है। पर तभी रेडहेड पूछता है कि क्या उसे वो स्टोरी पता है कि उनका फादर किंग को प्रोटेक्ट नहीं कर सका, हालांकि वो एक नाइट था, और इस वजह से उसके ब्रदर को उसका आर्म कट ऑफ करना पड़ा। अच्छी बात है कि उसके पास उनके जैसी फिल्दी ब्लड लाइन नहीं है। तभी अल्फीना का सब्र टूट जाता है। वो वहां उस बंदे को हिट करने जाती है और वाओ, वो उसके फेस पर वाइन स्पिट कर देता है। माय गॉड, वो वहां बस खड़ी रहती है, जबकि वो कहता है कि उसके फादर को ऐसी फिल्दी डॉटर पाकर डिसअपॉइंटेड होना चाहिए जो टाइटल्स को भी पास ऑन नहीं कर पाएगी। वो दोनों इडियट्स हैं अगर उन्हें लगता है कि ये जगह एक डांस हॉल है, यहां कोई फ्रेंड्स बनाने नहीं आया है। प्रोटैगनिस्ट को ये रियलाइज होता है, डैम, वो सच में रॉन्ग था जब वो इस जगह आया। उसने इमेजिन किया था कि क्योंकि वो पहले ही एक अडल्ट रह चुका है, इन किड्स के फेसेस को देखकर उसे गुस्सा नहीं आएगा, पर ऐसा नहीं था। वो अपने बगल वाले बंदे से वाइन की बॉटल लेता है, उसको ऊपर टॉस करता है और डैरियस से कहता है कैच। वो बंदा उसे ऐसे ऑफ गार्ड कैच करता है ताकि वो उसके फेस पर हिट न करे और थंक। प्रोटैगनिस्ट स्लैश करता है, इडियट के हेड पर वाइन स्प्लैश करता है। मुझे समझ नहीं आया। प्रोटैगनिस्ट अपना हाथ ब्लेड पर फेरता है और उसे लिक करता है, जिसका कोई रीजन नहीं था। माय गाय, तुमने ऐसा क्यों किया? पर वो ऑरा फार्म कर रहा है। जब उसने उसको टेस्ट किया, उसे पता चल गया कि ये ग्रेप जूस है और कहता है कि ये उन जैसे चिल्ड्रन के लिए सूट करता है। थैंक गुडनेस, राइट? तुम नहीं चाहोगे कि वो सिटी में अल्कोहल पिए, क्या तुम चाहोगे माय गाय? फिर हम अचानक 3 साल पीछे जाते हैं जहां प्रोटैगनिस्ट ऑरा के साथ एक्सप्लोड हो रहा है, जबकि उसका फादर उसे काम डाउन होने को कहता है। क्या वो अपनी सिस्टर्स को मारना चाहता है या क्या? डूड, काम डाउन प्रोटैगनिस्ट। गर्ल्स वहां शॉक में हैं। वो अपेरेंटली तब हुआ था जब उसने 7 विंग्स की पावर एक्टिवेट की थी। किंग हेफ्रिड भी डर गया था। वो होप लूज कर रहा था कि ये बॉय उसको कंट्रोल कर पाएगा। राइट देन हम डांस पर वापस आ गए हैं और एक बंदा डोर ओपन करता है, कह रहा है कि एक डिजास्टर हो गया है। लेफ्ट वाला बंदा पूछता है कि क्या हुआ। वो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के मिडिल में है। फिर वो आदमी बताता है कि एक लड़के ने मेन हाउस को ड्यूअल के लिए चैलेंज किया है। वो विलियम नाम लेता है और वो बंदा वहां समझ नहीं पाते कि क्या हुआ। अब मैं नोटिस कर रहा हूं कि उसके पास सच में एक आर्म नहीं है। वो वहां इंपोजिंग लग रहा है शोल्डर पर उस जैकेट के साथ। और तभी एल्फीन डेस्परेटली स्क्रीम करते हुए आती है। वो पूछता है क्या हुआ। बियर्डेड बंदा हालांकि एक्साइटेड है, कह रहा है कि इस तरह ब्रदर्स के बीच फाइट देखना ग्रेट है। ये ऐसी चीज नहीं है जो आप रोज देखते हैं। रिजल्ट पर डिपेंड करते हुए सक्सेसर और डांस फेस्टिवल का विनर शायद यहीं डिसाइड हो जाए। डैरियस अपना हाथ उठाता है, 4 विंग्स दिखाता है और कहता है कि किड इडियट है जो उसने मेन फैमिली से पंगा लिया। हर कोई ऐसे है कि ओ माय गॉड, उसके पास 4 विंग्स है, वो कितना बैडएस है। वो बॉय को स्टेप फॉरवर्ड आने और अपना पोटेंशियल दिखाने को कहता है। या क्या वो उस ह्यूमिलिएशन से डर गया है जो उसे झेलना पड़ेगा? प्रोटैगनिस्ट कहता है कि जिसे अशेम्ड होना चाहिए वो डैरियस है, जो सिर्फ हाथ पर एक मार्क होने की वजह से खुद को बड़ा समझ रहा है, बजाय इसके कि वो एक्चुअली फाइट में अपनी पावर दिखाए। और वो उसको वार्न करता है कि अगर वो जीत गया तो बॉय को उसकी सिस्टर से अपोलोजाइज करना होगा। डैरियस कहता है ठीक है, पर अगर रिजल्ट डिफरेंट निकला तो अब से एस्टर उसका डॉग बनकर रहेगा। वो चार्ज करता है, ये कहते हुए कि बॉय को जिंदगी भर ट्रैश की तरह ट्रीट किया जाएगा, और प्रोटैगनिस्ट पर अटैक करता है, जो डिफेंड करने में मैनेज कर लेता है और पीछे पुश हो जाता है। फिर भी डैरियस की स्वॉर्ड हल्का सा ट्रेम्बल करती है। डैरियस कहता है कि आज उसे पावर में डिफरेंस पता चल जाएगा उनके बीच जिन्हें गॉड्स ने चुना है। एल्फाइन प्रोटैगनिस्ट को पुकारती है, जबकि बियर्डेड बंदा कहता है कि ये अनडिनाइबल है कि डैरियस की स्वॉर्ड्समैनशिप अभी भी काफी बैड है, पर चाहे कितनी भी ट्रैश क्यों ना हो, उसके पास इसकी कमी पूरी करने के लिए इनफ मैजिकल पावर है।
अगर एक विंग एक लिट कैंडल को रिप्रेजेंट करता है तो 4 के बाद तो आपके पास बेसिकली मना एक्सप्लोजन चल रहा होता है। और डैरियस ऐसे बोलता है, कहाँ गई तुम्हारी वो पहले वाली स्पिरिट बड़ी? क्या तुम मुझसे माफी नहीं मंगवाने वाले थे, या वो सिर्फ बातें थीं? डैम, वो पीछे से ऊपर से डबल अटैक फेंकने वाला है। चबी बंदा श्योर है कि फाइट यहीं खत्म हो जाती है। डैरियस क्लीन हिट करता है, पर प्रोटैगनिस्ट अभी भी ब्लॉक करने में मैनेज कर लेता है। बंदा शॉक में है। अब किड सीरियस हो जाता है, हाफ लाइटेड आइज, और कहता है, डैरियस बहुत बोलता है, उसे पीछे नॉक करते हुए। पिछले 10 सालों से इस घर में मैजिक यूज करना सीखते हुए वो बदला लेने के परफेक्ट मौके का वेट कर रहा था, और अब वो खुद अटैक पर जा रहा है। ह्यूज स्लैश। डैरियस प्रोटैगनिस्ट की हेवी स्ट्राइक को झेल नहीं पाता और बूम एक घुटने के बल गिर जाता है, जबकि हमारा लड़का प्रेशर बनाए रखता है और ब्लेड तकरीबन उसके फेस पर होती है। रेडहेड समझ नहीं पाता कि वो प्रेशर में कैसे आ रहा है जब उसके पास 4 विंग्स हैं। प्रोटैगनिस्ट अपना वो टॉमी शेल्बी स्टेयर बरकरार रखता है, जबकि आसपास हर कोई अजीब फील कर रहा है। डैरियस पूरी तरह से डिफीट हो रहा था। इस रूइंड हाउस के पास उसके जैसा कोई कैसे हो सकता है? मीनवाइल ही फ्रीड सोच रहा है कि ये सिचुएशन टेरेबल है। प्रोटैगनिस्ट याद करता है कि इस बंदे ने उसका हाथ काट दिया था। क्या वो दोबारा ऐसा करेगा? वो अपना ऑरा बूस्ट करता रहता है। दूर से लोग चिल्ला रहे हैं कि वो ऐसा न करे। बियर्डेड बंदा इंप्रेस्ड है और फिर बूम सोड का एक पीस जमीन पर गिरता है। प्रोटैगनिस्ट ने आयरिस की सोड को बीच से तोड़ दिया और उसे कहा कि अगले बार पैंट में पेशाब मत करना। फिर वो मुड़ता है और कहता है कि वो अब बिना विंग्स वाला ऐश नहीं रहा। आल्फीन उसे खुशी से देख रही है, जबकि वो सोचता है कि कम से कम उसने अपना थोड़ा नफरत निकाल दिया। पर फिर अचानक उसे वो सडन फेंटनेस फील होती है। देखो, ऊपर फाइनल बॉस का टाइम आ गया है। जब वो देखता है, वो बीस्ट उसे बस घूर रहा है। द डैम रॉड्रिक। अरीना में हर कोई कह रहा है कि ये अनबिलीवेबल है कि उस फिल्दी फैमिली के एक लड़के ने मेन हाउस के किसी मेंबर को हरा दिया, पर यह सबसे खराब आउटकम हो सकता है, क्योंकि अब वो चुप नहीं रहेंगे। प्रोटैगनिस्ट फ्रीक आउट कर रहा है जब फैमिली का हेड पास आता है। वो लड़के पर परछाई डालता है, उसे घूरता है, जबकि प्रोटैगनिस्ट सीरियस रहता है। डैरियस, क्या ह्यूमिलिएशन है। बेचारा क्रूकेड होकर उठता है। फादर फादर, ये वही लड़का था। डैड, मेरी मदद करो, उसने मुझे मारा। और ऑब्वियसली क्या होता है, बूम, उसका अपना फादर सोर्ड से उसका हाथ पिन कर देता है। अरीना में हर कोई स्टार्टल्ड है जब रॉड्रिक कहता है कि वो एक डिस्ग्रेस है। वो क्या कर रहा है? फैमिली नेम को मिट्टी में मिला रहा है। कोई जो अपना खुद का ख्याल नहीं रख सकता। हेफ्रीड बीच में आने की कोशिश करता है। रॉड्रिक, इसे रोको। पर आदमी कहता है, उस लड़के को सोर्ड पकड़ने का कोई हक नहीं है। स्लैश आता है, पर फिर माय गॉड, प्रोटैगनिस्ट आगे आ जाता है। क्या तुम इडियट हो? मुझे उम्मीद है तुम इसलिए आगे आ रहे हो क्योंकि तुम मरना चाहते हो। मेरे पास ऐसे मत आना। उन्हें कुछ नहीं पता था। ओह नो, वेट। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि इस बंदे ने अभी तक उसकी सिस्टर से अपोलोजाइज नहीं किया है, तो इस पनिशमेंट को बाद तक वेट करना होगा। डैम। रॉड्रिक कहता है कि बॉय को याद रखना चाहिए कि वो एक ऑर्फन है। क्या उसे लगता है कि वो इस फैमिली से बिलोंग करता है? प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो विक काउंट का बेटा है। यस, और जब आप किसी नाइट को जज करते हो तो उसका वर्थ किस वेट से डिसाइड होता है। उसने ऐसा कहा और काइंड ऑफ इंप्लाई कर रहा है कि ये स्ट्रेंथ के बारे में है, राइट? और रॉड्रिक बस कॉर्नर ऑफ हिज आई से वहां ऊपर हेफ्रीड को देख रहा है। फिर वो कहता है, ठीक है, तो इस फैमिली के एक मेंबर और एक विक काउंट के बेटे ने अभी मेन हाउस को इंजर किया है। जिस मोमेंट ये हुआ, ये बच्चों का खेल नहीं रहा। ओके, मैं यहां कट इन करके उसकी बात इंटरप्ट करने वाला हूं। याद रहे, उस बंदे ने अटैक डिफेंड किया और डर के मारे मुद्द दिया। उसने एक भी हिटलैंड नहीं किया। तो रॉड्रिक, मुझे नहीं पता, अगर तुम्हें ये पता है, तुम जो जाकर अपने ही बेटे को स्टैप कर देते हो, पर वो उसे वार्न कर रहा है कि उसे याद रखना चाहिए कि उसके फादर ने उस डिसलॉयल्टी की वजह से एक आर्म खो दिया था। वो इसकी कीमत कैसे चुकाएगा? प्रोटैगनिस्ट हालांकि आंसर करता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये बच्चों का खेल नहीं था। ये एक फॉर्मल ड्यूल था। वो वहां अपनी सोर्ड के साथ अपनी फैमिली की बेइज्जती का जवाब दे रहा था। क्या वो वही नहीं था जिसने अभी डैरियस से कहा कि जो कोई भी अपनी सोर्ड से अपने नाम को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता वो एक डिस्ग्रेस है, इसलिए वो एक सिंगल फिंगर का कट ऑफ होना भी एक्सेप्ट नहीं करेगा? ऊपर वाले बंदे कह रहे हैं कि इस 10 साल के बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ है, राइट? वो किसी ऐसे रीइनकार्नेटेड पर्सन जैसा लग रहा है जिसने पूरी लाइफ जी हो, सफर किया हो और वापस आया हो। फिर रॉड्रिक एक आखिरी हार्ड स्टेयर देता है, घूमता है और कहता है कि वो समझता है, तो बेहतर होगा कि वो तैयार रहे। मैन, किड, एक्चुअली मैं सच में तैयार होने चला गया और एक ह्यूज सोर्ड पहले से ही आ रही थी, पर फिर डैम, किसी चीज से ब्लास्ट हो गया। मुझे नहीं पता वो क्या था, शायद एक हैवी पंच। पीरियड। शॉक में है। फादर चिल्लाता है, पर उसमें से कोई आ रहा है। हेफ्रीड अंदर आता है और बंदा बिना देखे ब्लॉक कर देता है। आदमी ने वहां डबल किक मारा, सामने लैंड किया, प्रोटैगनिस्ट की मदद करने के लिए भागा और पूछा कि क्या वो ठीक है। पर डैम, उसने इसे टैंक कर लिया। किड, टैंक्ड एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है, राइट? जैसे वो पूरी तरह से वाइप आउट नहीं हुआ था और अभी भी उसकी हार्ट बीट चल रही है। रॉड्रिक एक नजर देखता है, मुड़ता है और चला जाता है, जबकि डैरियस लंगड़ाते हुए और क्रूकेड होकर वहां से निकल जाता है। फिर किड को एक फुल ऑन डिजीज फैलाता है, ऑलमोस्ट पास आउट हो जाता है, पर हेफ्रीड उसे पकड़ लेता है। बॉय अब कुछ और फार्म करने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है, फादर, मैंने हमारी फैमिली और उन सबके नाम को प्रोटेक्ट किया। और वो कहता है, बॉय, यस, तुम ब्रिलियंट थे। उन्होंने लिटरली यही कहा। मीनवाइल रॉड्रिक सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है और बियर्डेड बंदा कहता है, क्या चाइल्डिश एटीट्यूड है रॉड्रिक, तुमने एक बच्चे को मारा और उसी टाइम तुमने फिर भी एक बच्चे को अपने बेटे की रेपुटेशन रूइन करने दी। नॉट टू मेंशन, ये पहली बार है जब मैंने इस लड़के को देखा है और उसने तुम्हें चैलेंज किया और यहां तक कि मेन फैमिली को भी हरा दिया। वो सच में काफी अपीयरेंस है। चबी बंदा कहता है कि वो डर गया था, उसे लगा रॉड्रिक सबको वहीं बीच से काट देगा, पर फैमिली का हेड कहता है कि हार्ड टाइम्स आने वाले हैं
और उन्हें दुनिया को 2 या 3 हिस्सों में बांटने के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म की जरूरत है। मीनिंग राइट कि प्रोटैगनिस्ट की थोड़ी सी स्ट्रेंथ उस बच्चे को सिर्फ इस वजह से मारने का इनफ रीजन नहीं है। पर अब हम यहाँ नेक्स्ट चैप्टर में हैं। हर कोई शॉक में है, फ्रीक आउट कर रहा है और किड सबको दूर फेंक रहा है। एक बंदा कहता है कि ये इंप्रेसिव है कि यंग मास्टर एस्टर ऐसे लड़ सकता है। उसके बगल वाले कुछ लोग कहते हैं कि ये अजीब है, ये किड 10 साल का कैसे है। एक और कहता है, मैंने सुना उसने रॉड्रिक के बेटे को हरा दिया। मैन ने उसे अरीना में मूतने पर मजबूर कर दिया। ट्रेनिंग के दौरान प्रोटैगनिस्ट हमें बताता है कि डांस फेस्टिवल में वो अपनी पावर दिखाने और अपना नाम बनाना शुरू करने में मैनेज कर गया। वो उन आवाजों को शांत कर देगा जो हेफ्रिड की फैमिली को ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं, पर वो ये नहीं भूल सकता कि आखिर में उसका गोल इस फैमिली को डिस्ट्रॉय करना है। उसी टाइम ऑब्वियसली वो क्यूरियस है कि अब वो कितना स्ट्रांग हो पाएगा जबकि वो दोबारा पैदा हुआ है, खासतौर पर ये देखते हुए कि वो रॉड्रिक के एक अटैक से लगभग ब्लो अप हो गया था, तो उसका कोई चांस ही नहीं है। इन दी एंड मार्क सिर्फ एक इंडिकेटर था कि आप कितना दूर जा सकते हैं। भले ही उसके पास बहुत सारा इंटरनल मना हो, ऐसा नहीं है कि वो एक्चुअली इसका यूज कर सकता है। वो ट्रेनिंग में एक और बंदे को हरा देता है और मैन पूरा कैंप बजिंग है। कोई कहता है कि उसे हर दिन अटेंशन ड्रॉ करना पसंद है। ये एल्फाइन है जो कहती है कि उसे सच में नहीं पता कि खुद को कंट्रोल कैसे करे। वो उसे वार्न करती है कि फादर बुला रहे हैं और फिर वो उसके आउटफिट पर कमेंट करता है कि उसके लिए ऐसी चीज पहनना रेयर है। वो कहती है कि उसे ये पसंद नहीं है क्योंकि ये क्यूट नहीं है। वो कहती है कि बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट है और उसे लड़ते हुए देखकर उसे रियलाइज हुआ कि वो भी हमेशा ऐसी नहीं रह सकती। जब वो वापस आएगा तो उसे थोड़ी देर के लिए उसके साथ जाना होगा। वो एब्सेल को मूवी थिएटर भेजता है और उसे वेट करने को कहता है क्योंकि पहले उसे वहां जाना होगा और जो कुछ भी उसके फादर के साथ चल रहा है उसे सेटल करना होगा। फिर वो वहां पहुंचता है और हेफ्रीड कहता है, तो क्या चल रहा है किड? बात यह है, तुम्हें फैमिली में आए हुए अब 10 साल हो गए हैं और वक्त आ गया है। मुझे लगा था तुम थोड़ा और बड़े होगे, पर लो ये प्रूफ है कि तुम फैमिली के नेक्स्ट हेड बनने वाले हो। बेसिकली वो उसे सक्सेसर फ्यूचर विक काउंट के तौर पर नेम कर रहा है और उसके लिए ये समझना अच्छा है कि ये पोजीशन कितनी डेलिकेट है। इस फैमिली के हिस्से के तौर पर और एक टेरिटरी के लॉर्ड के रूप में बहुत सी चीजें थीं जिन्हें प्रोटेक्ट करना था और हेफ्रीड सक्सेसर की सीट हमेशा के लिए खाली नहीं छोड़ सकता। हमारा लड़का जानना चाहता है कि क्या उसकी सिस्टर्स इसके साथ ओके है। वो कहता है कि वो 3 दिन में नाइट्स अकेडमी से वापस आ जाएंगी और तभी वो इसे ऑफिशियल बनाएगा। वाओ, व्हाइट हेड वाली का नाम माल्फा है और रेड हेड वाली का नाम कूडो है। माय गॉड, क्या अगली नाम है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उसे यकीन है कि ये कूडो फ्यूरियस होने वाली है। वो उससे नफरत करती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक मर्द है। ये कैसे सेंस बनाता है? और ऑब्वियसली क्योंकि उसके पास 7 विंग्स है। वो ये कहते हुए खड़ा होता है कि वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो मुश्किल से अपना माना कंट्रोल कर पाता है और वो एक इनएक्सपीरियंस्ड बंदा है जिसने अपनी ही सिस्टर को लगभग मार डाला था। उसे कॉन्फिडेंस नहीं फील होता कि उन्हें कन्विंस करना पॉसिबल है। हेफ्रीड थोड़ा स्माइल करता है और कहता है कि उसे हमेशा डाउट था कि फंको पॉप किड सच में एक बच्चा है, इसीलिए उसे पता था कि यही आंसर होगा और ये रहा रियल गिफ्ट जो उसे खुश करने वाला है। लिटिल प्रोटैगनिस्ट स्टार्टल्ड हो जाता है। मैन, बंदे ने उसे एक क्रेजी ह्यूज सोर्ड पकड़ा दी। उस बॉक्स के अंदर ये थोड़ी छोटी लग रही है ना? या मैं ट्रिपिंग कर रहा हूँ? वेल, मुझे नहीं पता कि तुम्हें नाइफ्स पसंद है या नहीं, पर हे राइट, वही मैटर करता है। वो कहता है कि इस चीज में 7 विंग्स को कंट्रोल करने की पावर है। ये फॉरेस्ट में मिली मैजिक डिवारिंग सोर्ड है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है, हे डैड, क्या आप मुझे वो बड़ी सोर्ड वहीं पीछे नहीं दिखा सकते थे? हम इतनी दूर यहाँ क्यों आए? वो आंसर करता है कि ये एक प्रिकॉशन है, क्योंकि पिछली बार उसने लगभग पूरा घर डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर वो कहता है ये लेजेंडरी सोर्ड ग्रैन है, एक ऐसी ब्लेड जो जनरेशन से पास डाउन हुई है और ये एक टाइनी लिटिल सोर्ड जैसी है। तुम छोटी सोर्ड्स वालों का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? जो मैटर करता है वो स्किल है और इसके अलावा ये इतनी बड़ी तो है कि जब ये किसी बॉडी में एंटर करे तो अपना काम कर सके, है ना? या ओके, सब क्लियर हो गया। वो मजाक कर रहे हैं, पर ये इसलिए है क्योंकि ये सच में एक ब्रोकन ग्रेट सोर्ड है। और फादर कहता है देखो ये ब्रोकन लगती है राइट, पर अगर तुम इसमें स्ट्रेंथ डालो तो ये ग्रो होती है। ये ऐसी ब्लेड है जो यूजर के मैजिक के अकॉर्डिंग चेंज और फॉर्म होती है। डैम, उस बंदे ने एक कामाहामा फायर किया और पूरे फॉरेस्ट को चीर दिया। ये काइंड ऑफ ओवरपावर्ड है ना? इस सोर्ड के बारे में बुरी बात यह है कि अगर तुम्हारा माना थोड़ा वीक है तो ये तुम्हें ड्रेन कर देती है और तुम दूसरी सोर्ड के कंपैरिजन में ज्यादा वॉन आउट हो जाते हो। इसीलिए ये एक इन्फेमस ब्लेड है। अब यहां आओ किड, इसे पकड़ो। लिटिल प्रोटैगनिस्ट इसे पकड़ता है और सोचता है होल्ड ऑन, क्या मैं सच में इस चीज में अपना माना डालने वाला हूं? एनर्जी फौरन उसके आसपास जमा होना शुरू हो जाती है और वो कमाहा बनाती है। उसे रियलाइज होता है कि स्ट्रेंजली अब सोर्ड उसका माना पुल कर रही है और उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर दूर से नाइट्स एक एनर्जी को आसमान को चीरते हुए देखते हैं। उनमें से एक पूछता है वो क्या बला है, क्या कोई कॉमेट गिरा है? उन्हें कुछ समझ नहीं आता, पर एल्फिन श्योर है। लगता है कि ये एस्टर का आंसर था। लिटिल प्रोटैगनिस्ट कहता है डैड ये सोर्ड एक्सेप्शनल है, जिस पर वो रिप्लाई करता है कि एक्सेप्शनल बॉय का टैलेंट है और वो वार्न करता है कि इस फैमिली में किसी के पास कभी 7 विंग्स नहीं रहे। अगर वो इस पावर को मास्टर कर लेता है तो एक दिन वो रॉड्रिक को भी पीछे छोड़ देगा। ऑब्वियसली उसका यही गोल है, पर उसका फादर वार्न करता है कि ग्रेट पावर के साथ ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। जिस पल उन्हें पता चलेगा कि बॉय के पास 7 लिटिल विंग्स हैं, तब हर कोई उससे हेट करेगा और उसे पाना चाहेगा। कुछ लोग उसकी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करेंगे और अगर वो नहीं चाहता कि जब वो दिन आए तो उसे अपनी खुद की वीकनेस पर रिग्रेट हो तो उसे और तेजी से स्ट्रांग होना पड़ेगा। लिटिल प्रोटैगनिस्ट उसका हाथ पकड़ता है और अग्री करता है। वो नहीं चाहता कि वो अपनी पास्ट लाइफ की तरह मिजरेबली जिए। वो अपने फादर का थैंक यू करता है और कहता है यस, वो 7 विंग्स और इस सोर्ड को मास्टर करेगा। 3 दिन बाद मदर उनका वेलकम करती है। कूडो और मल्फा वापस आ गई है और कूडो खुद को इंट्रोड्यूस करती है,
कहती है कि ये यंग सर्वेंट घर लौट आई है। अब वो जानना चाहती है कि अडोरेबल लिटिल सिस्टर्स कहाँ हैं। वहां बाकी जो है उन्हें अभी तक उनके नाम भी नहीं पता और वो भागकर उन्हें गले लगाने जाती हैं। फिर वो माल्फा से भी चिपक जाती हैं। कहती हैं कि वो कूडो से मैड है क्योंकि वो उनके बाल खराब कर देती है। वो वहां आर्म्स क्रॉस्ड करके खड़ी है और कहती है कि वो ऐसा तब तक नहीं करती जब तक वो साइड में देखकर अल्फाइन को ना देख ले। फिर वो दौड़कर उसके पास जाती है और उसे हग करती है, उसके बालों को रफल करना शुरू कर देती है, उसके साथ फंस करती है और उसे किसेस देती है। पर फिर माल्फा आसपास देखती है और पूछती है कि एस्टर कहाँ है। जब वो कुछ कहने वाली होती है तो मदर ज्यादा एक्साइटेड नहीं लगती और मीनवाइल फॉरेस्ट में एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं। जब से लिटिल प्रोटैगनिस्ट को पता चला है कि ग्रेट स्वॉर्ड को ग्रो कैसे करना है, वो किड एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। पूरा फॉरेस्ट रेक्ट हो चुका है और कूडो शो अप करती है और कहती है कि वो खुद को ज्यादा पुश कर रहा है और वो जानना चाहती है कि वो उसे ग्रीट करने क्यों नहीं आया। क्या वो बिजी था या कुछ ज्यादा ही कोल्ड है, या उसे लगता है कि अब वो इतना स्पेशल हो गया है कि उसे अब उसकी परवाह ही नहीं है। स्पीकिंग ऑफ दैट, उसने सुना कि डांस फेस्टिवल में क्या हुआ था। पूरी एकेडमी उस बॉय का नाम ले रही थी और उसे यकीन है कि उनके फादर प्राउड है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि जब ये हो रहा था तो वो काउंटलेस ट्रेनिंग मिशंस पर सर्व कर रही थी। लगता है वही अकेली नाइट थी जिसे प्लैटिनम टाइटल मिला। वो आंसर करती है कि यस, ऑब्वियसली उनके फादर की पोजीशन इनहेरिट करने के लिए ये बेयर मिनिमम था और वो वहां इसी बारे में बात करने आई है। उसे पता चला कि उसने सक्सेसर बनने का ऑफर रिफ्यूज कर दिया। क्या उसे फिक्र थी कि इससे उसकी फीलिंग्स हर्ट होंगी? किड सोचता है कि इस बास्टर्ड को किसी ने क्यों बताया, पर वो कहता है कि उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था। उसे लगता है कि वो ज्यादा क्वालिफाइड है। कूडो कहती है कि उसे पता है ये उसका ड्रीम है, पर वो फिर भी क्रूअल बन रहा है। प्रोटैगनिस्ट को समझ नहीं आता और वो अपनी स्वॉर्ड स्विंग करती है और एक ट्री को डिस्ट्रॉय कर देती है, जैसे वो शो ऑफ करने की कोशिश कर रही है, राइट? पर उसने बेसिकली पूरा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। वो जानना चाहता है कि उसने उस पर अटैक क्यों किया, वो ऐसी एक्टिंग क्यों कर रही है। वो कहती है कि अब उसे अपनी बिग सिस को दिखाना होगा कि वो इस पूरे वक्त क्या कर रहा था। वो एक सीरियस फाइट करने वाले हैं। वो उसे वेट करने को कहता है। उसने स्वॉर्ड मास्टर नहीं की है। वो बस इतना कहती है कि बैटलफील्ड में किसी को इस बात की परवाह नहीं होगी। एक नाइट को हमेशा लड़ने के लिए रेडी रहना चाहिए। तो अगर वो एक्ट नहीं करता तो वो अभी डिस्ट्रॉय होने वाला है। और वो जंप करती है। लगता है कि वो सच में इसे सीरियसली ले रही है। प्रोटैगनिस्ट को ग्रेट स्वॉर्ड एक्टिवेट करनी पड़ती है, ये कहते हुए कि उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। उसे इसे सीरियसली लेना होगा। वो उसकी तरफ किसी तरह के स्पिनिंग माना के साथ आ रही है और मुझे नहीं पता क्या होने वाला है क्योंकि चैप्टर एंड हो गया। बूम! फॉरेस्ट में बहुत सारे एक्सप्लोजन्स होते हैं। मैन, वो बेचारा लिटिल फॉरेस्ट, राइट गाइस? चलो किसी एम्प्टी फील्ड या वैसी किसी जगह चलते हैं। वो एक्साइटेड है, कह रही है कि उसकी फेंसिंग हमेशा की तरह शार्प है। सोचो कि वो किसी ऐसे के खिलाफ खुद को डिफेंड कर पा रहा है जो पहले से ही एकेडमी से होकर आई है। पर उसी टाइम वो जानना चाहती है कि किस तरह के एम्बैरेसमेंट को वो स्वॉर्ड कहता है। उसे ये तक नहीं पता कि अपना माना हैंडल करने के बेसिक्स क्या है और वो उसे दूर फेंक देती है। किड सच में बुरी तरह पिट रहा है और कहता है सिस्टर कूडो हार्ट जा रही है। पर वो हमेशा से ऐसी ही रही है क्योंकि वही अकेला मर्द था और शायद वही था जो एक तरह से थ्रोन को सक्सीड करता। वो हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती थी। कोई भी चीज जो उसे डिसऑनरेबल या रॉन्ग लगती, वो उसको पीटने के लिए आ जाती, काइंड ऑफ लेसन सिखाने के लिए। एक तरह से वो उसकी नेचुरल एनिमी है। और लो वो एक और ह्यूज बराज के साथ आती है, उसे ग्रेट स्वॉर्ड एक्टिवेट करने पर मजबूर करती है। कहती है कि ये इस बात को क्लियर करता है कि वो इस हाउस को इनहेरिट करने के वर्दी नहीं है। दूर से माल्फा देख रही है और कहती है, डैड, क्या इन दोनों को ऐसे छोड़ देना ठीक है? वो कहता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि किसी की मौत हो जाए, पर उसे यकीन है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो अच्छे राइवल्स हैं। वो केयरलेस हैं, पर वो इतना दूर नहीं जाएंगे। माल्फा कहती है कि उसे उम्मीद है कि वो सही है, पर वो जानना चाहती है कि उन्हें एकेडमी से वापस क्यों बुलाया गया। उसे पता है कि ये सक्सेसर वाली बात की वजह से नहीं है। वो कहता है नहीं। फिर वो एक ड्रॉर के पास जाता है और एक लेटर निकालकर कहता है कि मेन फैमिली ने उन्हें बुलाया है। ऐसा लगता है कि फैमिली की कोर ब्रांच अपने ग्रैंड किड्स को देखना चाहती है। एक तरह से वर्स्ट केस में वो एस्टर को खो सकते हैं। प्रोटैगनिस्ट कूडो को रिडिकुलस बनना बंद करने को कहता है। वो अब सक्सेशन के बारे में बात क्यों कर रही है? उसने ऑलरेडी रिफ्यूज कर दिया है और वो रिप्लाई करती है कि उसे यही बात पसंद नहीं है और उस पर एक और ह्यूज ब्लो लैंड करती है। प्रोटैगनिस्ट को लग रहा था कि वो कोई ट्रोल है जो क्लब घुमा रही है, पर किड के पास वो स्वैग है। हाथ के एक छोटे से ट्विस्ट से वो उसके अटैक को साइड में नॉक कर देता है और पीछे से आकर कहता है कि वो सिर्फ सुन सुनकर थक गया है। वो हंसती है और कहती है कि वो जरूर भागते भागते थक गया होगा। उसका काउंटर अटैक यूजलेस था क्योंकि आखिर में वही था जो दूर फेंका गया, पूरा ब्लडी होकर भाग रहा था। और वो कहती है सबसे बुरी तरह के हाई लेवल फाइटर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपनी स्वॉर्ड यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा बेटर है अगर तुम कम से कम मैजिक का यूज कर सको, पर अगर तुम टॉप पर रहना चाहते हो तो तुम्हें दोनों मास्टर करने होंगे। फिर वो कहती है देखो। बिग सिस कहती है कि वो डिसअपॉइंटेड है। थियरी में मार्क्स और विंग्स का डिफरेंस ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई कितना स्ट्रांग हो सकता है। नॉर्मली हर एक विंग के लिए आप पिछले स्टेज से 3 गुना ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, मीनिंग वो जिसके पास सिर्फ 5 लिटिल विंग्स हैं वो उससे 2 स्टेजेस नीचे है। और फिर भी वो हर स्ट्रेंथ कॉन्टेस्ट हार रहा है। फाइट के लास्ट सेकंड में उसने माना यूज करना बंद करके स्वॉर्ड्समैनशिप पर स्विच करने का चूज किया। उसे अपने पास मौजूद पावर पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, या शायद उसे डर है कि पिछले साल जो हुआ था वो फिर से हो जाएगा। प्रोटैगनिस्ट वहां सोच रहा है कि मैन उसे पूरी तरह से डांटा गया और उसने जो कहा वो एक्चुअली सेंस बनाता है। शायद उसे 7 विंग्स की पावर का डर था, ऐसी चीज जो उसने कभी कंसिडर ही नहीं की थी। क्या ऐसा हो सकता है कि सबकॉन्शियसली वो खुद को किसी तरह लिमिट कर रहा है? शायद उसकी स्वॉर्ड इतनी अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि वो अपनी मैजिक सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। कूडो कहती है कि उसके पास वो सब कुछ है जिसका उसने कभी ड्रीम देखा था, और इसलिए अगर वो एरोगेंट बनेगा और अपने उस टैलेंट को बिना किसी के नोटिस किए गायब होने देगा तो वो इसके डिजर्व नहीं करता। वो उस पर फिर से अटैक करती है,
पर अब प्रोटैगनिस्ट हवा में स्लैश करता है और उसे रोक देता है। वो इम्प्रेस्ड है, कहती है कि अब उसने फुल स्ट्रेंथ के साथ हिट किया। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसकी वजह से वो फाइनली जाग गया, पर जब वो आगे देखती है वो अपनी स्वॉर्ड डीएक्टिवेटेड करके चार्ज कर रहा है। क्या उसका माना खत्म हो गया? उस मोमेंट में भले ही उसके पास सिर्फ 5 विंग्स हैं और वो जानती है कि पहली बार उसको हराना उसके लिए इम्पॉसिबल है, उसे एक चांस दिखता है। उसी टाइम प्रोटैगनिस्ट सोच रहा है कि इस सेकंड में वो अपनी सारी एनर्जी यूज करेगा और एक इंस्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। हाँ, मुझे समझ नहीं आया, वो सारी मेस हुई, पर उसने सिर्फ डिफेंड किया और कहा कि उसने सच में कुछ स्मार्ट सोचा। फिर प्रोटैगनिस्ट कहता है, ये सेकंड लाइफ जो मुझे मिली है, मेरा कुछ भी वेस्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं है। ये पावर, उसकी सोर्ड, उसकी फैमिली, सब कुछ, क्योंकि ये सब वही चीजें थी जो मैं कभी पा नहीं सका। या उसने रिवील कर दिया कि उसके पास एक और लाइफ है, और वो ऐसे है। सेकंड लाइफ, तुम्हारा क्या मतलब है? लड़के ने बस कहा कि वो कहीं से आया हुआ री इनकारनेटेड गाय है और फिर अंदर रश किया। उसके सिर के बीच में मारना चाहिए ताकि वो पास आउट हो जाए और भूल जाए। देखो, वो अपनी स्वॉर्ड स्विंग करने गया, पर आखिरी सेकंड में उसने अपनी ब्लेड कैंसिल कर दी, तो उसके अटैक ने कुछ नहीं किया। उसके साथ स्वॉर्ड बस पास हो गई और वो नीचे से स्लिप हो गया और उसके स्टमक में हिट किया जैसे वो अपनी सिस्टर को मारने वाला हो, राइट? पर हम नेक्स्ट चैप्टर में हैं। वेल, अपेरेंटली इससे सिर्फ इसलिए दर्द हुआ क्योंकि मैंने कहा, राइट? वो अपने रूम में कंफ्यूज्ड उठी। प्रोटैगनिस्ट ने भुलाने के लिए सिर पर मारने वाला क्लासिक हिट किया। वो कंफ्यूज्ड है, जबकि माल्फा कहती है कि वो सच में लंबे वक्त तक नॉकआउट थी। वो तुरंत उठ खड़ी होती है, जानना चाहती है कि फाइट में क्या हुआ, एस्टर को क्या हुआ। माल्फा कहती है कि वो फाइट के बाद उसे यहाँ लाया। उसने कहा कि वो हमारी फाइट के बीच में पास आउट हो गई, कुछ सीरियस नहीं है। लगता है कि ये सिर्फ फटीग या वैसा कुछ था। कुडो जानती है, राइट, कि वो पिट गई थी। वही था, जो कि स्ट्रेंज है क्योंकि उस लास्ट सेकंड में उसे श्योर था कि वो उसका पेट फाड़ने वाला है, पर ऑब्वियसली उसने ब्लेड टर्न ऑफ कर दी थी। जो अकेली चीज उस पे आई वो उसके मैजिक का रेजिड्यू था। उसने एक सेकंड के लिए भी सस्पेक्ट नहीं किया कि एस्टर उसे मार देगा, पर उस मोमेंट में वो जेन्युइनली मरने से डर गई थी। वो ये सब सोचती है, पर वो स्माइल कर रही है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड लेती है और जानना चाहती है कि एस्टर कहाँ है। वो इस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रही। नो वे, इस बार वो स्टार्ट से फिनिश तक ऑल आउट जाएगी, पर माल्फा वार्न करती है कि अनफॉर्चुनेटली वो चला गया। वो पूछती है कहाँ, और उसकी सिस्टर एक्सप्लेन करती है। लगता है उसे मेन फैमिली में बुलाया गया था। वो और उसके फादर कुछ घंटे पहले ही निकल गए। वो फ्यूरियस है, कह रही है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मीनवाइल, लिटिल प्रोटैगनिस्ट अपने कैरेज में है। हेफ्रीड प्रोटैगनिस्ट को वार्न कर रहा है कि जिन एल्डर्स से वो आज मिलने वाले हैं वो वही लोग हैं जो शैडोज से फैमिली को सपोर्ट करते हैं। पुराने हेड्स, दूसरी फैमिलीज और प्रोमिनेंट फिगर्स, बेसिकली रिटायरीज का एक झुंड जिनका अभी भी इनॉर्मस इन्फ्लुएंस है। शैडोज के सॉवरेंस, ऐसे लोग जिन्होंने हमारे लड़के में तब कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया जब उसे अडॉप्ट किया गया था, पर उसकी परफॉर्मेंस के बाद स्ट्रेंजली अब वो उससे मिलना चाहते हैं। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ये ऑब्वियस है कि ये डांस फेस्टिवल के रिजल्ट की वजह से है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फैमिली पैसे, लाइफ या किसी भी और चीज से ज्यादा प्रेस्टीज को वैल्यू करती है, और जो लोग उस प्रेस्टीज पर दाग लगाते हैं किड, उन्हें भेड़ियों के आगे फेंक दिया जाता है। किंग हेफ्रीड उस बॉय से पूछता है, यू क्रेजी किड, तुमने ये स्टोरी कहाँ सुनी फंको पॉप? वो कहता है कि उसने ऐसे ही इधर उधर सुना है, कुछ स्पेशल नहीं। खैर, वो एक प्राइवेट एग्जीक्यूशन या एक्साइल के लिए तैयार है अगर वो अपनी पावर डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाया। हेफ्रीड पूछता है कि क्या वो सच में ठीक है, क्या उसे समझ आ रहा है कि ऐसी कोई चीज हो सकती है? वो बिना गुड बाय कहे कैसे निकल सकता है? वो कहता है कि सब ठीक है। वो वहां पहुंचते ही निकलने का प्लान ऑलरेडी बना रहा था, बल्कि ये और भी बेटर है क्योंकि कूडो उसके पीछे नहीं पड़ेगी। पर उसकी वजह से वो ये भी समझ गया कि उसे उस सोर्ड को प्रॉपर्ली कैसे यूज करना है, और उसे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो फाइनली समझने लगा है कि उस विंग की पावर कैसे काम करती है। उसके फादर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने दम पर सर्वाइव करने के लिए रेडी है। पर तभी कैरेज शेक करने लगती है। मुझे लगा था कि कोई एनिमी होगा, पर ये कूडो है अपना सिर अंदर घुसाए हुए उसे अपने लिए वेट करने को कह रही है। वो अंदर आती है और कहती है कि वो बहुत ज्यादा क्रूअल बन रहा है, अपनी बिग सिस को बाय कहे बिना जा रहा है। उसे पता चला कि उसे ग्रेट एल्डर्स के हॉल में बुलाया गया है, ना तो उसे और ना ही मल्फा को एक बार भी बुलाया गया। माय गॉड, इसका रियल नाम कुद्रेव का है, जो और भी बुरा है। और फादर कहता है कि उसे समझना होगा कि उसे वहां नहीं ले जाया जा सकता। वो बैठती है और कहती है कि वो ये बात परफेक्टली समझती है, पर उन्हें याद रखना चाहिए कि इस तरह के समन्स में कॉशन की जरूरत होती है। मल्फा ने उसे जरूर वार्न किया होगा कि ऐसा चांस है कि एस्टर कभी वापस ही ना आए। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो बात को एग्जैजरेट कर रही है, वो बस एक लिटिल चैट करने जा रहा है, पर वो उससे सुनने को कहती है। वो उससे कंप्लीटली हेट करती है। वो उससे हेट करती है क्योंकि वो एक लड़का है। वो उससे हेट करती है क्योंकि उसके पास 7 विंग्स हैं, और वो इस बात से हेट करती है कि उसे किस तरह स्पेशली ट्रीट किया जा रहा है। और उसे इस बात से और भी ज्यादा नफरत है कि उसमें अपनी ओल्डर सिस्टर से ज्यादा स्ट्रांग बनने की हिम्मत है, और कैसे उसे एक अडल्ट की तरह एक्ट करना पसंद है। पर उसे इन सब तरीकों से हेट करने के बावजूद वो अभी भी फैमिली है, और भले ही वो ऐसा एक्ट करना चाहे जैसे वो सबसे ऊपर है, वो अभी भी एक लिटिल यंगर ब्रदर है। तो बेहतर होगा कि वो जिंदा वापस आए ताकि उनका एक रीमैच हो सके। हाँ, ये तो किसी ऐसी स्पीच जैसा साउंड कर रहा है जो कोई मरने से ठीक पहले देता है। हाँ, वो वापस आएगा सिस। फिर उसे रियलाइज होता है, ओ नो, वो मारी गई। वहां उसने गुड बाय बोल दिया। बाय मेरी बच्ची, तुम मरने वाली हो। मैं एडमिट करूंगा कि मैं ऑथर की रिस्पेक्ट करता अगर उसमें इस गर्ल को मारने का गट्स होता। गेट्स ओपन होते हैं, वो हेफ्रीड का वेलकम करते हैं और कहते हैं कि एल्डर्स अंदर उनका वेट कर रहे हैं। बंदे उन्हें हर तरफ से सराउंड कर रहे हैं। वो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसे रास्ता पता है। नाइट्स हालांकि कहते हैं कि ये अलाउड नहीं है। उन्हें ऑर्डर्स मिले हैं कि उन्हें स्ट्रिक्टली एस्कॉर्ट किया जाए।
ये स्ट्रिक्टली ऑब्वियस है कि उन्हें वहां बॉय को पैम्पर करने के लिए नहीं बुलाया गया था, पर उसी टाइम लिटिल प्रोटैगनिस्ट को घर वापस आकर नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है। कॉरिडोर्स से गुजरते हुए जहां अचानक डे टाइम हो गया, फादर बात करता रहता है। बॉय को याद आता है कि ये अपना टेम्पर लूज करने वाली जगह नहीं है, चाहे वो तुमसे कुछ भी कहें, खुद को कंट्रोल में रखना। वो कहता है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो ओल्ड गीजर्स कैसा एक्ट करते हैं। फादर कहता है कि उसकी तो लग गई, अगर वो ऐसा सोचता है तो वो एक डिजास्टर कॉज कर देगा। लिटिल प्रोटैगनिस्ट हालांकि साइड में देख रहा है, सबको ट्रेनिंग करते हुए देख रहा है। फादर केयरफुल रहने के बारे में कुछ कह रहा है, पर वो फाइट्स देखने में डिस्ट्रैक्टेड है। फिर वो स्वॉर्ड हैंड ओवर करते हैं और बंदा उसे एक बार फिर से साइलेंट और काम रहने को कहता है। गेट ओपन होता है और कोई अनाउंस करता है कि लॉर्ड हेफ्राइड और उनका बेटा आ चुके हैं। पीछे से कोई कहता है कि आखिरकार वो 10 साल बाद शो अप हो ही गया। मेरा ग्रैंडसन हाइफ्रीड, वो नील करके हेड नंबर 6 या आपके ग्रेट एल्डर को ग्रीट करता है। फिर लिटिल प्रोटैगनिस्ट उस बंदे को घूरता है जो इस जगह हर चीज के पीछे है। फैमिली के अंदर सबसे बड़ी शैडो, जिसे जीनस के नाम से जाना जाता है, और उसके साइड में वो सभी पावरफुल लोग मौजूद हैं जिनका बड़ा इन्फ्लुएंस है। वो डांस फेस्टिवल से कुछ चेहरों को रिकॉग्नाइज कर लेता है, पर रॉड्रिक कहाँ है? वो बंदा तुरंत कहता है कि जिस पर्सन को वो ढूंढ रहा है वो इस रूम में नहीं है। वो उन नाइट्स का लीडर है जो डायरेक्टली रॉयल फैमिली को सर्व करते हैं। उसके पास ट्रिवियल चीजों के साथ डील करने का टाइम नहीं है। वो इसे ट्रिवियल कह रहा है, पर उस रूम में लगभग 40 लोग हैं। प्रोटैगनिस्ट सोच रहा है कि अपनी पास्ट लाइफ में वो इस फैमिली में इतना फिल्दी था कि उसने कभी उस बूढ़े आदमी का चेहरा तक नहीं देखा था। फिर भी उसे श्योर है कि अगर इतने सारे एग्जीक्यूटिव्स वहां हैं तो कुछ चल रहा है। फिर हेफ्रेड उसे एक्सप्लेन करने को कहता है कि ऐसी कौन सी ट्रिवियलिटीज हैं जो उन्हें यहाँ खींच लाई। जीनस कहता है कि उन्हें तो पहले से ही गेस कर लेना चाहिए था, उसके कुत्ते ने डांस फेस्टिवल में एक मेस क्रिएट कर दिया था। प्रोटैगनिस्ट ने पहले ही फिगर आउट कर लिया था कि बात यही है, और हेफ्रेड कहता है कि अगर वो रॉड्रिक के साथ हुई प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा है तो वो ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुकी है। पर जीनस कहता है कि वो पब्लिक के सामने एक परफॉर्मेंस से बढ़कर कुछ नहीं था। ये इस फैक्ट को चेंज नहीं करता कि इस फैमिली के नाम पर दाग लगा है। ये फैक्ट ही अपने आप में एक मिस्टेक थी कि वो एक अडॉप्टेड किड को इस फैमिली में लेकर आए। उससे भी बुरी बात, उन्होंने इसकी वजह से सबके नाम को खराब होने दिया। अब उनके पास उस बॉय को एग्जाइल करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। यहां तक कि हेफ्रीड और उसकी फैमिली भी इस सबसे अनस्केथ्ड नहीं बच पाएगी। प्रोटैगनिस्ट पूछता है क्यों? सब कुछ तो उसने ही किया है, उसके फादर का इससे कोई लेना देना नहीं था। पर हेफ्रीड साइलेंट रहता है। फिर वो बोलना बंद कर देता है और पीछे खड़ा बूढ़ा आदमी कहता है कि वाकई उसे प्रॉपर्ली रेज नहीं किया गया। एक बच्चा जो अडल्ट्स की कॉन्वर्सेशन में बीच में पड़ रहा है, वो उस नाम को नहीं समझता जो ये फैमिली कैरी करती है। टॉप तक के रास्ते पर होने वाले डिस्प्यूट्स और बिट्रेयल्स, यहां तक कि इस रूम में इस वक्त उनमें से कई लोग जो चाहते हैं वो सिर्फ पीस है। उसे एक गारंटी चाहिए कि उनमें से कोई भी इस फैमिली को हार्म नहीं करेगा। फिर वो हेफ्रीड को याद दिलाता है कि जब वो फील हुआ था, फैमिली का नाम मिट्टी में मिलाया था और उसे पनिश किया गया था जब रॉड्रिक ने उसी रूम में उसका हाथ काट दिया था। डैम, इस बार वो वापस उसी दिन पर आ गए हैं, पर अब उसे इस लड़के का गला काटना है। अगर वो ऐसा करता है तो इस मैटर को भुला दिया जाएगा। पर ऑफ कोर्स हेफ्रीड रिफ्यूज कर देता है और कहता है कि वो अपने ही बेटे को मारने के बजाय अपनी लाइफ खोना पसंद करेगा। जीनस पूछता है कि क्या वो श्योर है, क्योंकि अगर ऐसी बात है तो आज वो मरेगा। डैम, वो मरने वाला है। उसकी वाइफ, उसकी डॉटर्स, हर कोई। विस्काउंट का पूरा हाउस डिसमेंटल कर दिया जाएगा। रूम में मौजूद हर कोई साइड हट जाता है। वो स्वॉर्ड से घिर जाते हैं। तभी प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि ग्रेट एल्डर किस बात से इतना डर रहे हैं। उनके जैसे एक ग्रोन मैन को इस तरह एक्ट करते हुए देखना पैथेटिक था, जो कांप रहा है, अपने ही डॉग के काटने से डर रहा है। वो उसे एग्जाइल कर सकते थे या जो चाहे वो कर सकते थे, पर अगर वो उसकी फैमिली पर हाथ उठाना चाहते हैं, वो एक ऑरा फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, राइट? पर देखो मैन, इस पॉइंट पर तुम ही हो जो मरने वाले हो। उसी टाइम वो अपनी शर्ट ऊपर फेंकता है ताकि हर कोई उसका टैटू देख सके, ये कहते हुए कि अगर उन्होंने उसकी फैमिली को मारा तो एक 7 विंग्ड पर्सन उनका एनिमी बन जाएगा, या वो बस तुम्हें मार सकते हैं, राइट? फिर तुम एक एनिमी नहीं रहोगे। उनके पास ये ऑप्शन भी है मेरे दोस्त। हमारी वीडियो यहीं एंड होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक छोड़ देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और बाय बाय।